किस्मत ने मुझे एक गरीब घर में पैदा कर दिया, जिसकी सजा मुझे कम उम्री में ही सहनी पड़ी। मुझे नहीं पता था कि अमीर लोग हम गरीबों की गुर्बत को खरीद लेते हैं। पता तब चला जब मैं कम उम्री में नौकरी के लिए दर दर के धक्के खाने लगा, ताकि अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सकूं। मगर जब नौकरी मिली तो पता चला कि अमीर मालकिन अपने लिए नौकर नहीं तलाश करती, बल्कि उन्हें तो किसी और जरूरत की तलाश होती है। पहले दिन जब मैं नौकरी के लिए गया तो मेरी मालकिन सामने बैठी मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देख रही थी। मेरी उम्र 18 साल थी और मैं घर की मुलाजमत के लिए आया था। कहने लगी, कौन कौन से काम कर लेते हो? मैंने कहा, जी सारे काम कर लेता हूँ, बर्तन धो लेता हूँ, सफाई भी कर लेता हूँ और माली का काम भी जानता हूँ। आपको जिस चीज की जरूरत है उसके लिए मुझे रख लें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मैंने सब कुछ कह डाला था क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे कोई भी नौकरी मिल जाए, बस मिल जाए। मुझे नौकरी की अशद जरूरत थी। कहने लगी, चौकीदार तो मैंने रखा है, माली भी मेरे घर पर मौजूद है और सफाई सुथराई के लिए भी मुलाजमा आती है। अलबत्ता मेरे जिस्म में बहुत दर्द रहता है, मुझे एक मसाज करने वाले की जरूरत है। यह सुनकर मैं मायूस हो गया था क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता था। मैं वापसी के लिए पलटने लगा, तभी मालकिन कहने लगी, मसाज करने वाले को मैं महाना 30,000 दूंगी। ये सुनकर मेरे कदम वहीं रुके थे। मैंने पलट कर देखा। मैंने कहा, हाँ जी, मुझे मसाज करना आता है। कहने लगी, वाकई में? मैंने कहा, जी जी मालकिन साहिबा, मुझे मसाज करना बहुत अच्छा आता है। कहने लगी कि चलो ठीक है, ऐसा करना रात के 12 बजे आना। ये सुनकर मैं तजब्जुब का शिकार हुआ था। मैंने कहा, मालकिन रात के 12 बजे? वो मुझे कहने लगी, मुझे रात को नींद नहीं आती, पूरी रात बदन दुखता रहता है, करवटें बदलकर रात गुजारती हूँ। ये कहते हुए मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। कहने लगी, रात को तुम मसाज करोगे तो मुझे सुकून से नींद आ जाएगी। मैंने कहा, जी जैसा आप मुनासिब समझे। इससे पहले कि मैं घर वापस पलटता कहने लगी, रुको, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की। उसने अपना पर्स खोला और मुझे 10,000 दिए। कहने लगी, ये एडवांस तनख्वाह है, बाकी के 20,000 महीना खत्म होने के बाद दूंगी। हाँ, तो 10,000 देखकर मैंने तो सुकून का सांस लिया। 3 दिन से पेट में खाने नाम पर कुछ भी नहीं गया था। छोटी बहन घर के काम काज और बावर्ची खाने को संभालती थी और अम्मा पूरा वक्त अब्बा को संभालने में लग जाती थी। 3 दिन तो जो जमा पूंजी थी वो इस्तेमाल हो गई, लेकिन इसके बाद ना तो अब्बा की दवाइयां आ सकी, ना ही घर में खाने के लिए कुछ आया। जो बचा था वो अम्मा अब्बा को पका कर दे रही थी और छोटी बहन कुछ खा लेती थी। अम्मा और मैं बस पानी पीकर ही गुजारा कर रहे थे। 2 दिन से मैं नौकरी की तलाश में था, जैसी भी मिले बस नौकरी मिल जाए। मगर अब नौकरी मिली भी तो क्या मिली थी? एक औरत का मसाज करना बड़ी अजीब सी बात थी, बल्कि बड़ी ही मायूब सी बात थी। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं उस वक्त बहुत ज्यादा मजबूर था और हालत मजबूरी में ये नौकरी करने को सोच रहा था। पूरा दिन तो फारिग ही हूँगा, इसीलिए इधर उधर नौकरी के लिए हाथ पांव मारता रहूंगा। जैसे ही मुझे कोई दूसरी नौकरी मिलेगी ये नौकरी छोड़ दूंगा। लेकिन फिलहाल तो मजबूरी थी। घर जाते हुए मैं 5,000 का घर का राशन ले गया और 5,000 में अब्बा की दवाइयां और फल वगैरह लेकर चला गया। जब घर आया और मेरे हाथों में अम्मा ने इतना कुछ देखा तो खुश हो गई। कहने लगी, इतना कहाँ से लाए हो? मैंने कहा, अम्मा नौकरी लग गई है, बेगम साहिबा ने 10,000 एडवांस दिए थे, बाकी 20,000 महीने के आखिर में दे देंगी। ये सुनकर अम्मा बड़ी खुश हुई। 2,000 मैंने अम्मा को कैश पकड़ा दिया था। मैंने 8,000 का सामान लिया था। अब्बा को फल खिलाएं, ये अब्बा की दवाइयां हैं, ये सामान है। सारे शॉपर मैंने अपनी माँ के सामने रख दिए। अब्बा भी खुश हो गए। हमारे घर तो बस अगर रोज की दाल चावल भी बनते तो हम शुक्र करके खा भी लेते थे। हमारा शुमार उस तबके से था जो साल हर साल गोश्त नहीं खाते। अच्छा खाना किसे कहते हैं हमें नहीं मालूम था। हमें तो बस अपना पेट भरना होता था। कुछ भी मिल जाए, बासी हो या ताज़ा रोटी, सूखी भी क्यों ना हो पानी में भिगोकर बस पेट भरना होता था। ये भर जाए ताकि जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। अम्मा कहने लगी, तनख्वाह तो तुम्हारी बड़ी अच्छी लग गई है, तो फिर सब सवेरे कब निकलोगे काम के लिए? मैंने कहा, अम्मा सुबह का काम नहीं है, रात का काम है। ये सुनकर अम्मा कुछ परेशान सी हो गई। कहने लगी, रात भला क्या काम हो सकता है? अब अपनी माँ को ये बताते हुए मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी कि मुझे एक औरत की मालिश करनी थी। मैंने कहा, अम्मा समझो कि रात की चौकीदार है, वो भी सिर्फ 2-3 घंटे की। कहने लगी, बस 2-3 घंटे की चौकीदारी? पर तुम्हें महीने का 30,000 मिल रहा है। तुम्हारे अब्बा भी चौकीदार थे, लेकिन 24 घंटे की नौकरी करने के बाद भी उसे तो बस 15,000 ही मिलते थे। मैंने ये सुनकर कहा, अम्मा मेरी मालकिन हमदर्द खातून है, अब दे रही है 30,000, तो मैं क्या करूं? मना कर दूं क्या?
میں نے چڑ کر جواب دیا تھا۔ کہنے لگی ارے منع کیوں کرو گے؟ میں نے کہا اماں کوشش کروں گا، دن میں بھی کوئی نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، اچھا ہے نا پیسے زیادہ آئیں گے۔ پھر میری بہن سے کہنے لگی کہ فٹافٹ سے 2 روٹی کا آٹا گوندھ کر اپنے بھائی کو تازہ روٹی پکا کر دے، اور وہ جو گھی لایا ہے نا بس اسی کی روٹی پر لگانا، میرے بچے نے محنت کرنی ہے اسی لیے گھی کی روٹی اسی کو کھلاؤ۔ رات کو میں اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ آج تک میں نے کبھی کسی عورت کو چھوا تک نہیں ہے، اور مالش کرنا تو بڑا ہی عجیب سا کام ہے۔ یہ سوچنے لگا کہ آخر اس عورت نے اپنے مساج اور مالش کے لیے کسی لڑکی کو کیوں نہیں رکھا؟ گھر کے برتن صفائی نہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جو خواتین صرف خواتین سے ہی کروانا پسند کرتی ہیں۔ پھر سوچا شاید اسے نیند کا مسئلہ ہو، اسی لیے یہ سر پر ہی مالش کروائے گی۔ پھر یہ بھی دماغ میں آنے لگا کہ ہو سکتا ہے صرف پیروں پر مالش کروا لے، یہ تو بس میری سوچ ہی تھی۔ اسی طرح کے تانے بانے بنتے ہوئے میں نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اگلے روز رات کے 11 بجے تک میں اپنے گھر سے نکل گیا۔ جس گلی میں میری مالکن کا بنگلہ تھا وہاں اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کے گھر کے باہر جا کر جب میں نے ڈور بیل دی تو چوکیدار نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ کہنے لگا مالکن تمہارا انتظار کر رہی ہیں، لاؤنج سے اندر چلے جاؤ۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا تو صوفے پر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی اچھا ہوا تم پورے وقت پر آئے ہو، چلو آؤ، یہ کہہ کر وہ ایک کمرے کی جانب آ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے تک آ گیا۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، اے سی کی ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ گرمیوں کے دن تھے، رات کو بہت ہی زیادہ حبس ہوتا تھا، اسی لیے آتے آتے میرے پسینے بہ رہے تھے، لیکن کمرے میں آ کر ٹھنڈی ہوا نے تو جیسے میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ وہ کمرے میں آ گئی، وہ اپنی الماری کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی یہاں بیٹھ جاؤ، میں ابھی کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واش روم چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل دھڑک رہا تھا، میں بڑے عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا اور ایک شب خوابی کے لباس میں نے اس 40 سالہ عورت کو ملبوس دیکھا تو شرم سے میری آنکھیں جھک گئی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ گیا ہو۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی، کہنے لگی ایسا کرو پہلے میرے سر کا مساج کر دو۔ یہ سن کر میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ میں جھجکتے ہوئے اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے تیل کی شیشی دی۔ جیسے ہی میں نے شیشی کھولی اس کے اندر سے آنے والی خوشبو تیز گلابوں جیسی تھی۔ میرا دماغ اس خوشبو کو سونگھ کر مدہوش ہوا تھا۔ بہرحال میں نے تیل اس کے سر پر ڈالا اور اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے سر کی مالش کرنے لگا۔ اکثر ابا کے سر پر بھی تیل لگا دیتا تھا، اسی لیے سر کی مالش مجھے آتی تھی۔ آدھا گھنٹہ میں نے اس کے سر پر مالش کی۔ کہنے لگی تمہاری انگلیوں میں تو کوئی جادو ہے، میری آنکھوں میں تو نیند اترنے لگی ہے۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے مالکن۔ دل ہی دل میں نے شکر کیا کہ چلو سر کی مالش تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس کے بعد جو اس نے بات کہی وہ میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی۔ کہنے لگی ایسا کرو اب میرے کاندھوں کی مالش کر دو۔ یہ سن کر میں ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ کہنے لگی کیا ہوا، ہاتھ کیوں رکا ہے تمہارا؟ میں نے کہا جی مالکن۔ اس کے لیے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ مالکن کہنے لگی کیا مالکن مالکن کی رٹ لگا رکھی ہے، جلدی کرو میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں نے تیل اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ میں کچھ بھی سوچنے سے روک کر رکھا اور تیز تیز ہاتھ چلا کر اس کے کاندھوں کی مالش کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد ہی اس نے کہا تھا کہ بس ٹھیک ہے اب میرے پاؤں کا مساج کر دو۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر دراز ہو گئی۔ میں اس کے پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ اس طرح اس کے پیروں کی بھی مالش میں نے آنکھیں بند کر کے ہی کی تھی۔ پھر مجھے لگا جیسے میری آنکھوں میں غنودگی سی چھانے لگی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نیند آنے لگی تھی، حالانکہ آدھا گھنٹہ پہلے تو ایسا کچھ بھی میری آنکھوں میں نہیں تھا۔ میں گھر سے اپنی نیند پوری کر کے آیا تھا، لیکن اس وقت مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اونگ رہا ہوں۔ بس ابھی نیند کی آغوش سے بیڈ پر گر پڑوں گا، اور شاید ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کب اور کیسے وہیں بیڈ پر گر کر سو گیا۔ ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب صبح میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید میں اپنے گھر میں اپنی پرانی بوسیدہ سی چارپائی پر گرا پڑا ہوں گا، لیکن یہ تو میری مالکن کا کمرہ تھا۔ ابھی تک اس کمرے میں یوں ہی ہلکی گلابوں کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ بھلا کیسے میں مالکن کے ہی کمرے میں سو گیا؟ اس وقت مالکن کمرے میں موجود نہیں تھی۔ جھٹ سے بستر سے اٹھا، لیکن مجھے چکر سے آ گئے۔ اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا محسوس کرنے لگا۔ باقاعدہ مجھے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ مجھے اپنا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کافی مشقتوں بھرا کام کیا ہے
जिस्म में अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी, बदन टूट रहा था। अभी मैं यूं ही खड़ा अपने आप पर गौर कर रहा था कि तभी दरवाजा खोलकर मालकन कमरे में चली आई। उन्होंने इस वक्त इंतहाई तंग कुर्ता और नीचे चुस्त पजामा पहन रखा था। बाल खुले थे, शायद वो अभी नहाई थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। कहने लगी कि इतनी जल्दी क्यों उठ गए, सोए रहते। मगर मैं घबरा कर कहने लगा कि माफ करना मालकन, मुझे पता नहीं चला, न जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं बहुत घबरा चुका था और जी भरकर शर्मिंदा था। मगर वो कहने लगी कि अरे इसमें माफी वाली कौन सी बात है, तुम तो बड़ा ही अच्छा मसाज करते हो। फिर कल रात तुमने मेहनत तो बहुत की, तभी तुम्हें नींद आ गई थी। मैंने चौंक कर बेगम साहिबा को देखा जो मेरी जानिब मुस्कुरा कर देख रही थी। बहरहाल मैं जल्दी से उनके कमरे से निकला ताकि घर जा सकूं, लेकिन मालकन मुझे रोक चुकी थी। कहने लगी अरे कहाँ जा रहे हो, इतनी अच्छी मसाज की है तुमने मेरी, अब नाश्ता तो करके जाओ। उनकी आंखों में मुझे एक अजीब सा खुमार दिखाई दे रहा था। वो अगले ही पल अपना नीम गीला हाथ मेरे गाल पर सहला चुकी थी। मैं तो थोड़ा परेशान हुआ था, मगर चूंकि मालकन का हुक्म था इसीलिए मैं नाश्ता करने लगा। बजाय मुझे फर्श पर बैठकर नाश्ता देने के उन्होंने अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बिठा कर नाश्ता दिया। ऐसा नाश्ता जो सिर्फ मेरा ख्वाब था। मैंने पेट भरकर खाना खाया था, जूस भी पिया था। फिर घर पहुंचा तो मेरी वालदा मेरी ही राह तक रही थी। कहने लगी तेरे इंतजार में मैं सारी रात नहीं सो सकी। अरे दरवाजे के पास चारपाई रखकर बैठी रही कि न जाने रात के किस पहर तुम घर आ जाओ और मैं दरवाजा न खोल सकूं। अब मैं अपनी माँ को क्या बताता। मैं अपनी बेगम साहिबा की मालिश करते हुए उनके बिस्तर पर ही सो गया था। बहरहाल मैंने यही कहा कि चौकीदारी का काम है, देर सवेर तो हो ही जाती है। अगली रात मालकन ने तेल की शीशी मेरे हाथ में दी तो मेरे हाथ भी कब-कबा रहे थे। मेरे हाथों की लर्जिश महसूस करके मालकन हल्का सा मुस्कुराई थी, शायद मुझे ही देख रही थी। कहने लगी अरे तुम्हारे हाथ कांप क्यों रहे हैं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। इतना कहने के बाद अगले ही पल वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर चेक करने लगी। मैं फौरन से पीछे हटा था। कहने लगा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है, मैं लड़का हूं ना, आपकी पिंडलियों पर भला मसाज कैसे कर सकता हूँ। इतना सुनना था कि अगले ही पल कमरे में उनका फलक शिगाफ कहकहा गूंजा। कहने लगी अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मालकन के अल्फाज मुझे मजीद सर झुकाने पर मजबूर कर चुके थे, मगर क्या करता, इनकार भी नहीं कर सकता था। आखिर को 30,000 रुपए का सवाल था। पूरे घर का खर्च अब मेरे इन्हीं पैसों से चलने वाला था। मैंने भी गहरी सांस खारिज की और हाथों पर तेल लगाया। फिर आंखें बंद करके मालकन की पिंडलियों पर तेल से मसाज करने लगा। वो नीम दराज सामने बैठी मुझे ही देख रही थी। तेल में बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरे वजूद में एक सुकून सा उतरने लगा था। मेरा दिल बार बार मुझे उकसाने लगा कि मैं आंखें खोल कर देखूं। मेरा दिल मचलने लगा था, शायद मुझे गुनाह की जानिब राग़िब करने लगा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन फिर भी मेरी आंखें खुल चुकी थी। 2-3 मिनट तक तो थोड़ी शर्म झिझक आई, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। मैं सरशारी में डूबने लगा था। बड़ी ही लगन से मालकन के पैरों और पिंडलियों पर मसाज करने लगा था, और वो भी खिलखिलाकर मुस्कुराकर कहने लगी कि शाबाश, अब लग रहा है ना कि तुम वाकई मेरा मसाज कर रहे हो। मैं थोड़ी बहुत झिझक महसूस कर रहा था, लेकिन अब पहले की तरह बेचैनी और बौखलाहट महसूस नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरी आंखें मुझे जलती हुई महसूस हो रही थी। नींद बड़ी ही तेजी से मेरी आंखों पर गालिब आ रही थी। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मालकन मेरे करीब हो चुकी थी। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ चल नहीं था। सुबह के 11:30 बज चुके थे। दिन तो कब का चढ़ चुका था। खिड़कियों से आती तेज रोशनी ने मुझे आंखें चुंधिया कर रख दी थी। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो जिस हालत में मैं बेगम साहिबा के साथ मौजूद था, मैं यूं बौखलाया था जैसे मुझे करंट लग चुका हो। मैं बेड से बड़े बुरे तरीके से उछला था और सामने दीवार से जाकर फूट फूट कर रोने लगा। ये मैंने क्या कर दिया। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मुझे यूं देखकर मालकन भी उठ चुकी थी। न जाने वो मेरे साथ क्या सुलूक करने वाली थी, क्योंकि वो तो इतने असर रसूख वाली थी, मेरा तो कत्ल ही कर देती। लेकिन मालकन के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट को देखकर मैं तो परेशान हो चुका था। भला मैं किसी भी औरत के साथ इस तरह का ताल्लुक बना भी कैसे सकता था। मालकन मुस्कुराई, उठकर मेरे पास आई, कहने लगी इस तरह रो क्यों रहे हो। अरे तुम तो मर्द हो मर्द, ये मर्द कब से रोने लगे। चलो शाबाश, अपने आंसू साफ करो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने सिर्फ अपनी मालकन की ताबेदारी की है। तुम्हारी मालकन ने तुम्हें जो हुक्म दिया
तुम बस उस हुक्म को बजा लाए हो। मालकन मुझे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जैसे मेरा ऐसा करने से उन्हें कोई मसला नहीं है, जैसे वो गलत को ठीक बयान करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो कुछ किया है वो गलत किया है। ये सरासर गलत था, गुनाह था। अब मुझे समझ आई थी कि क्यों वो मुझे 30,000 रुपए दे रही थी। मैं परेशान हो चुका था, भूख मिट चुकी थी। मैं फौरन वहां से अपने घर चला आया। मेरी हालत देखकर मेरी वालिदा मुझे बार बार पूछ रही थी, मेरी बहन पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं तो कुछ भी जवाब देने की हालत में नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं मालकन के पास कभी नहीं जाऊंगा। चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े मैं करूंगा, कुछ भी कर लूंगा, कहीं और नौकरी देख लूंगा, लेकिन दोबारा उस औरत के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही रात हुई तो एक मर्तबा फिर मेरा दिल कांपने लगा। मुझे महसूस होने लगा जैसे मुझे किसी चीज की तलब हो रही है। मैं बेचैन हो रहा हूँ। बार बार जहन में वो खुशबूदार तेल आ रहा था। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक मैं मालकन के घर नहीं गया। तभी मेरे मोबाइल पर फोन भी आने लगा। मालकन बार बार मुझे कॉल कर रही थी। मैंने कॉल ना उठाई तो एक मैसेज आया कि अगर तुमने आज आने में जरा भी देर कर दी तो मैं एडवांस दी गई तनख्वाह सूद समेत डबल करके तुमसे वापस लूंगी और मेरे साथ बदकारी करने के इल्जाम में पूरा खानदान जेल में सड़ेगा। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं तो यकीन भी नहीं कर सकता था कि वो औरत इस हद तक भी गिर सकती है। वो मेरा इस्तेमाल कर रही थी। शायद बेवा थी या फिर उसे जवान लड़कों का चस्का था। मैंने एक नजर अपने माँ बाप और बहनों को देखा और मजबूरन ना चाहते हुए भी घर से निकल गया। चौकीदार ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया था। जल्दी जाओ, उन्हें इंतजार मत करवाओ। शायद वो भी जानते थे कि मैं यहाँ पर किस मकसद के लिए आया हूँ, या फिर शायद मैं वो पहला ना था जो यहाँ पर आ रहा था। मुझसे पहले भी कई लड़के मालकन इस्तेमाल कर चुकी थी। मैं मालकन के कमरे में गया और एक मर्तबा फिर उनके हुक्म को पूरा करने लगा। मैंने आज रात कह दिया था कि मैं एक शरीफ लड़का हूँ। गुनाह से मेरा दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। मेरा खुदा जानता है कि मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया अपने होशो हवास में या सोच समझ कर नहीं किया। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं ये सब कुछ करने लगता हूँ। इस पर मालकन हंसी थी। तेल की शीशी सामने लहराने लगी कि सारा कमाल इसका है। इतना कहने के बाद उस तेल की खुशबू को सूंघने लगी। वो खुद भी सरशारी में डूब रही थी। शायद इसमें कुछ खास किस्म का नशा था जो मुझे भी पागल कर चुका था। एक मर्तबा फिर मैं उनके साथ वही कर चुका था। इसके बाद 1 महीने तक मैं मालकन के पास रहा। मेरा रंग और दिन ब दिन जर्द पड़ने लगा। मैं कमजोर होने लगा। मेरे माँ बाप भी परेशान थे। माँ कहती, लगता है मालकन तुमसे बहुत ज्यादा काम करवाती है, देखो तो चेहरा कैसा बुझ सा गया है। लेकिन मैं उनको क्या बताता। वक्त यूं गुजरता गया। मालकन मुझे मुकम्मल तौर पर मजबूर कर चुकी थी। जब एक रोज मैं रात को मालकन के यहाँ गया तो वहां पर मेरे अलावा एक और लड़का भी मौजूद था। वो भी जवान था। वो तो मुझे खुद से कुछ बड़ा ही लग रहा था। कहने लगा, मालकन ने मुझे अपने पैरों के मसाज के लिए रखा है। मैं गहरी सांस खारिज करके रह चुका था। शायद मेरे साथ गुनाह करने के बाद मालकन उसकी जिंदगी अजाब बनाने वाली थी। फिर मालकन ने मुझे तनख्वाह दी और फिर ये कहकर भेज दिया कि आज के बाद दोबारा यहाँ नजर मत आना, तुम जाकर कहीं और अपनी नौकरी ढूंढ लो। मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। मैं तड़पने लगा, बेचैन रहने लगा, क्योंकि मैं नशे का आदी हो चुका था। जब तक उस खुशबूदार चीज को सूंघ न लेता मुझे सुकून ही नहीं मिलता था। मेरी हालत दिन ब दिन गैर होने लगी। मैं रात को चीखने चिल्लाने लगा, बाल नोचने लगा, यहाँ तक कि अपने नाखून अपने ही मुंह और पिंडलियों पर मार कर मैंने खुद को जख्मी कर लिया था। जो थोड़े बहुत पैसे थे मेरी अम्मा मुझे अस्पताल ले गई, जहाँ पर मेरे टेस्ट हुए और पता चला कि मैं नशे का आदी हो चुका हूँ। अगर मुझे नशा ना मिला तो मैं अपने आप को ही मार देता। मेरी माँ तो बजाय मुझे समझने के मुझे ही मारने लगी थी। ये तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर नशा करने लगा। अरे तुझे जरा शर्म नहीं आई? लेकिन जब मैंने उसको हकीकत बताई तो वो भी झोलियां उठा उठा कर उस मालकन को बद्दुआएं देने लगी। कुछ माह में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मैं मालकन और उस नशे वाली चीज को बिल्कुल ही छोड़ चुका था। घर के हालात अभी भी वैसे के वैसे ही थे। इस मर्तबा मैं और मेरी माँ दोनों ही एक घर में साफ सफाई के काम पर लग गए। मैं घर में माली और चौकीदार का काम किया करता था और मेरी माँ घर की साफ सफाई करती थी। यूं हम दोनों की तनख्वाह मिलाकर घर का गुजारा अच्छा होने लगा था। एक रोज एक खबर मेरे कानों तक पहुंची। खबर मिली थी कि उस मालकन को बहुत खतरनाक जिस्मानी बीमारी हो चुकी है। घर में अकेली चीखती चिल्लाती रहती है। कोई डर के मारे उसके पास भी नहीं जाता था। ये खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैं खुश भी हुआ था, क्योंकि मालकन को अपने किए की सजा इसी दुनिया में मिल गई थी।